हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एलटी ग्रेड मेंस एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज हम जस्टिस, जो कि जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, एक ट्रेजिक प्ले है, उसकी बात करेंगे। उसकी क्या थीम रही, क्या कहानी थी, इनकी बात करेंगे और साथ में इनके कैरेक्टर्स की भी बात करेंगे। देखिए, प्ले हो या ड्रामा हो, अगर आप थोड़ा सा कैरेक्टर्स को दिमाग में बिठाए रखेंगे ना तो आपको आसानी होगी आपके आंसर को लिखने में। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर ही आधी स्टोरी आपको ध्यान दिला देंगे। यानी किस कैरेक्टर का क्या रोल रहा, वो अगर आपको पता वो क्या था तो सारा कुछ आसानी से आप पेपर में एकदम फ्लो के साथ में आंसर लिखेंगे अपना। तो जस्टिस बाय जॉन गाल्सवर्दी। पहले अपन इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लीजिए ऑफ जस्टिस। सबसे पहले नंबर जेम्स हाउ, ये सॉलिसिटर है। उनका बेटा है वॉल्टर हाउ, ये भी सॉलिसिटर है। यही इन दोनों का ऑफिस है जहाँ पर फॉल्डर काम करता है। और रॉबर्ट कॉक्सन भी काम करता है, जो कि क्लर्क है उनका। उसके साथ में कौन काम करता है? विलियम फॉल्डर, जिसको आप प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। किसका? इस जस्टिस प्ले का। तो ये तो हो गए आपके दोनों सॉलिसिटर, जो कि उस कंपनी के मालिक हैं जहां ये फॉल्डर जो है चोरी के इल्ज़ाम में, बल्कि चोरी करता ही है, कि वो 9 रुपीज़ या 9 यूरोज के चेक को 90 यूरोज में चेंज कर देता है। आप रुपए से ध्यान रखिए, थोड़ा सा रहेगा कि 9 से 90 कर दिए थे इसने। रॉबर्ट कॉक्सन उनका मैनेजिंग क्लर्क है। फॉल्डर जूनियर क्लर्क है। और स्वीडल कौन है? डियर ऑफिस बॉय। विस्टर अ डिटेक्टिव। कॉली कौन है? अ कैशियर, बैंक का कैशियर, जो गवाही के लिए आता है कि पहचानने की कौन निकाल के ले गया पैसे, तो वो बताता है कि फोल्डर था वो। मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड है, जो जज रहते हैं केस के। हेरोल्ड क्लीवर है, एक एडवोकेट है। हेक्टर फ्रोम यंग एडवोकेट है ये। मतलब इसमें आपको कोर्ट सीन देखने को मिलेंगे और जेल का वातावरण भी, उसका एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलेगा। गिल्ट और पनिशमेंट, यही थीम इसकी है। जो इसमें जो उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की थीम दिखाई है ना, बहुत वो दिल को थोड़ा सा दुखाने वाली है। कैप्टन डैनसन है, ये वीसी है, प्रिजनर गवर्नर। और यह है ह्यूज मिलर, अ प्रिजनर चैपलेन। एडवर्ड क्लीमेंट, अ प्रिजनर डॉक्टर। उडर, अ चीफ वार्डर। मोनी, अ कन्विक्ट, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। क्लिफ्टन, ये भी कन्विक्ट है। ओ क्लियरली, ये भी कॉन्विक्ट है। रुथ हरीवेल, ये इसकी हीरोइन है, जो कि फॉल्डर से प्यार करती है, फॉल्डर इससे प्यार करता है इसी के लिए। क्योंकि जो फॉल्डर का पति था वो जो है बस मारपीट किया करता था इसके साथ में, रूथ के साथ में। तो इसको तरस आता था कि यार उसकी ज़िंदगी को थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए। और उसका प्लान ये था कि जो 9 से इसने 90 किया था ना चेक में, 9 to 90 रुपीज़, यूरो, डॉलर, जो भी रहा हो, तो उसके दिमाग में यही था कि बस ये पैसा लेके हम लोग जो है यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे जहाँ हमें कोई जानने वाला ना हो, और हम दोनों मिल करके एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई। तो ये है इनके कैरेक्टर। इनमें आप जो मेन हैं, जेम्स हाउ, इसका नाम ध्यान रख सकते हैं, वॉल्टर हाउ, रॉबर्ट कॉक्सन, विलियम फोल्डर। इसका एक इसमें डायलॉग भी है बड़ा फेमस, कि जब फोल्डर जो है सीढ़ियों से गिरता है और मर जाता है बेचारा, तो ये कहता है कि अब फोल्डर को कोई नहीं छू सकता, ना कोई परेशान करेगा, वो जीसस क्राइस्ट के पास जा चुका है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, और ये जो कैशियर है इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पहचानने आता है इसको। चलिए भाई, अब आते हैं अपन कहानी में। जस्टिस, जो कि जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है, ये 1910 में आया था। इज़ अ ट्रेजिक प्ले, ट्रेजिक प्ले है, क्राइम प्ले, सोशल ट्रेजिडी और सामाजिक ट्रेजिडी है गाल्सवर्दी के द्वारा। इट ऑफर्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल इंस्टीट्यूशन, ये जो जेल व्यवस्था थी ना उस टाइम की, उस पर क्रिटिसिज्म है ये। इट ऑल्सो इंटरोगेट्स द रिलीवेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और ये भी ये इंट्रोगेट करता है, छानबीन करता है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट का असल में संबंध है किससे, या वो कैसे हमारे इस सिस्टम के साथ इसका रिलेवेंस है जेल व्यवस्था के साथ में। इट क्लियरली रिवील्स द रोल ऑफ द सोशल फोर्सेस, ये बिल्कुल क्लियरली रिवील करता है प्ले फोर्स रोल ऑफ सोशल फोर्सेस, सामाजिक ताकतों की भूमिका को, इन मेकिंग मैन क्रिमिनल, किसी आम आदमी को अपराधी बनाने में, डिसरिप्यूटेबल और डिसरिप्यूटेबल बनाने में। चलिए, हाँ, इसको समझ पाए हैं आप? दो वर्ड ध्यान करिए, देखिए आपको ध्यान आ जाएगा। एक वर्ड होता है फेमस, ठीक, प्रसिद्ध।
अच्छाई के लिए। एक होता है नोटोरियस, नोटोरियस, ये भी दोनों फेमस हैं, मतलब दोनों प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये बुरे काम के लिए है और ये अच्छे काम के लिए है। तो ये डिसरिप्यूटेबल जो है वो नोटोरियस का सिनोनिम रहेगा। ठीक है भाई। और रिप्यूटेबल ये आपका फेमस का हो जाएगा। नेगेटिव सेंस आ रहा है, डिस लगा हुआ है, ठीक है ना। ये है खास बात शब्दों की। चलिए, इट्स थीम, इसकी जो थीम है ना वो इंक्लूड्स सोशल डेट्रियोरेशन विच कम्स आउट ऑफ सोशल इनजस्टिस। ये सोशल डेट्रियोरेशन को दिखाता है, बिगाड़ को दिखाता है, जो कि सोशल इनजस्टिस के द्वारा हमारे सामने आ जाता है, सामाजिक अन्याय के द्वारा। सोलिटरी कन्फाइनमेंट इज एन एविल, करेंगे सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है ना एक एविल की तरह है, विच दिस प्ले प्रेजेंट्स, जिसे इस प्ले ने प्रेजेंट किया है हमारे सामने। इट हाईलाइट्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ लीगल सिस्टम, और इसमें जो लीगल सिस्टम में शॉर्टकमिंग्स हैं, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो भी इसमें दिखाई गई हैं। इट ऑल्सो ऑफर्स द रिपरकशन दैट द सिस्टम ब्रिंग्स टू द सोसाइटी, और ये वो परिणाम भी दिखाता है। रिपरकशन मतलब परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस जो दिखाता है वो ये है कि द सिस्टम ब्रिंग्स टू द सोसाइटी, ऑफर्स द रिपरकशन, अच्छा अच्छा ठीक है। इट ऑल्सो ऑफर्स द रिपरकशन दैट द सिस्टम ब्रिंग्स, करेंगे जो ये सिस्टम इस सोसाइटी में परिणाम लेकर के आता है ना, ये पहले वो भी दिखाता है कि कैसे सिस्टम के द्वारा जो है निर्दोषों को सज़ा दी जाती है, और जो मजबूरी में गुनाह करते हैं उनको सज़ा दी जाती है, और उनको पूरा अपराधी बना दिया जाता है, जैसे वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल हो। ये मतलब है इसका। जस्टिस व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, जब जस्टिस को पब्लिश किया गया ना तो बिकेम अ ग्रेट सेंसेशन, मतलब ज़बरदस्त सेंसेशन की तरह फैला ये। इट अफेक्टेड पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स, इसने पार्लियामेंट्री भी और ऑफिशियल दोनों तरह के सर्कल जो लोग थे उनको प्रभावित किया। इट बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन इन द ब्रिटिश प्रिजन्स, और ये ब्रिटिश प्रिजन्स में, ब्रिटिश जेलों में सुधार के लिए जिम्मेदार भी रहा, यानी इसी की वजह से वो सुधार हुए। देखिए ये है कलम की ताकत, पूरे सिस्टम को बदलने की भी ताकत रखती है, जो कि आज बिल्कुल कमज़ोर और हारी हुई खड़ी हुई है। कलम, कलम आप मेटोनमी समझिए। कल अपन ने बात करी थी फिगर ऑफ स्पीच में, जो किसको दिखाती है, रिपोर्टर्स को, ऑथर्स को, पूरी प्रेस को। ये सब आज आज के दौर में कुछ एक को छोड़ दीजिए, सब ने सरेंडर कर दिया है। इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड, ये पहली बार परफॉर्म की गई कब, ड्यूक यॉर्क थिएटर, ड्यूक यॉर्क थिएटर में फरवरी 21, 1910 में। जस्टिस को पहली बार 21 फरवरी 1910 को यॉर्क्स थिएटर में, ठीक है, वहाँ पर परफॉर्म किया गया था। चलिए, ये फ्यू पॉइंट्स यही होंगे जो आपके पूरी स्टोरी होगी। इसमें कितने पैराग्राफ हैं इसमें, चलिए 3 ही पैराग्राफ हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं अपन, फिर क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, विलियम फॉल्डर अ यूथ ऑफ 23, एक जवान व्यक्ति है 23 साल का, वो जूनियर ऑफिस क्लर्क है। कहाँ, वो हाउस के यहाँ, हाउस समझ पाए, HOU, वो जो आपके 2 नाम अपन ने ऊपर पढ़े हैं अभी, जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ, वही उन्हीं के यहाँ। ही वर्क्स इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ और एन सन्स, इनमें काम करता था, जो कि ये सॉलिसिटर्स थे। ही लव्स अ मैरिड वुमन रूथ हनीवेल, वो एक शादीशुदा औरत से प्यार करता था, इसका नाम था रूथ हनीवेल। प्यार भी था, हमदर्दी भी थी। हमदर्दी क्यों, क्योंकि उसका पति उसे प्रताड़ित करता था। रॉबर्ट कॉक्सन इज द सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क थे। ही डिस्कवर्स अ फोर्जरी इन द चेक, वो जो है एक चेक में फोर्जरी को पकड़ते हैं कि किसी ने जो फोर्जरी करी है, फोर्जरी मतलब धोखाधड़ी करी है। द फिगर हैज़ बीन अल्टर्ड फ्रॉम 9 to 90, और उसमें जो 9 है ना उसको 90 किया गया है। विलियम फॉल्डर इज सस्पेक्टेड, विलियम फॉल्डर पर शक होता है। ही कन्फेसेस, और वो स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ मैंने किया है, और क्या किया है, वो क्यों किया वो भी बता देता है कि इसके रूथ है जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी मदद करने के लिए। ही प्लीड्स दैट ही डिड इट फॉर द सेक ऑफ हिज स्वीट हार्ट, स्वीट हनी, रूथ हनीवेल, ठीक है, वही बात आ गई। वो कहता है, हाथ जोड़ता है, मैं निवेदन करता है कि मैंने ये किया ज़रूर है, लेकिन अपनी स्वीट हार्ट के लिए किया है। ही एड्स दैट ही वांटेड टू एस्केप टू सेव हर फ्रॉम द ब्रूटैलिटी ऑफ हर हस्बैंड, वो ये भी आगे बताता है कि वो वांटेड, चाहता था कि वो भाग जाए
टू सेव हर, उसे बचाने के लिए, उसके साथ उसको लेके भाग जाए, फ्रॉम द ब्रुटैलिटी ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति की ब्रुटैलिटी से, निर्दयता से, मारपीट से। अच्छा, वॉल्टर हाउ इज यंग मैन विथ मॉडर्न आइडिया। जो वॉल्टर हाउ था वो नवयुवक था और नए ख्यालों वाला था। वाइल हिज फादर, लेकिन जो उसके पिता थे ना, इज नॉट सो, ऐसे नहीं थे। हिज फादर हैंड्स ओवर फॉल्डर टू द पुलिस। वॉल्टर हाउ एक बार सोच रहे थे कि चलो पहली गलती छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पिता जो थे, खतरनाक आदमी जेम्स हाउ, उन्होंने जो है पुलिस को उसको पकड़ा दिया कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नाउ अब देखिए, द सीन टेक्स प्लेस इन द कोर्ट। कोर्ट पहुंच गए हैं अपन। फॉल्डर स्टैंड्स बिफोर द बार, वो बार के सामने यानी काउंसिल के सामने खड़ा हुआ है, जज भी है, वकील भी है। रूथ वांट्स टू सेव हिम, रूथ उसे बचाना चाहती है। फ्रॉम इज द लॉयर हु डिफेंड्स फॉल्डर। फ्रॉम जो है वो डिफेंड करने को आया है फॉल्डर को, ये ध्यान रखिएगा, ये डिफेंस लॉयर है फ्रॉम। ही प्लीड्स दैट ज्यूरी शुड नॉट टर्न द वीक फॉल्डर इनटू अ क्रिमिनल। वो कहता भी है कि, अपील करता है कि ज्यूरी को चाहिए कि वो कमज़ोर फॉल्डर को एक अपराधी न बनाए, बाई कंडेमनिंग हिम टू प्रिजन, उसे जेल की सज़ा सुना करके। फॉल्डर इज सेंट टू प्रिजन वेयर ही लीड्स अ मिजरेबल लाइफ। फॉल्डर जो है वो प्रिजन पहुंचा दिया जाता है, उसको सज़ा हो जाती है, जहाँ पर वो बड़ी दयनीय ज़िंदगी गुजारता है अपनी। फॉल्डर कम्स आउट ऑफ द प्रिजन आफ्टर सर्विंग 2.5 years, 2.5 साल के बाद बेचारा छूट के आता है। ही इज रिलीज्ड ऑन टिकट ऑफ लीव, टिकट ऑफ लीव पर उसको छोड़ा जाता है। विच इज लिबर्टी विथ रेस्ट्रिक्शंस, जिसका मतलब है कि उसको आज़ादी तो दी गई है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं उसमें, जैसे उसको 15 दिन में, 1 महीने में जा करके साइन करने पड़ेंगे स्टेशन में। ही मीट्स रूथ अगेन, वो फिर से रूथ से मिलता है। एंड सर्चेज फॉर जॉब्स, और नौकरी के लिए तलाश करता है, यहाँ वहाँ फिरता है बेचारा। द फर्म ऑफ जेम्स हाउ एंड सन इज रेडी टू टेक फॉल्डर बैक। जो इनकी सन है ना, ये जेम्स हाउ एंड सन्स, इनकी जो क्या है फर्म है, वो इसको वापस रखना चाहते हैं फॉल्डर को, कि चलो ठीक है, बट लेकिन द कंडीशन इज दैट, कंडीशन ये है कि ही विल हैव टू गिव अप रूथ, उसे रूथ को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन है जो नामुमकिन है, जिसके लिए उसने 2.5 साल काट लिए। अब वो उससे क्योंकि दिली लगाव है उसको, तो क्यों छोड़ेगा वो। हाउ कैन फोल्डर डू दिस, फोल्डर ये कर ही कैसे सकता है, वही बात आ गई। ही रिफ्यूजेस, वो मना कर देता है। ही कम्स टू नो दैट रूथ वाज फोर्स्ड टू लीड एन इमोरटल लाइफ फॉर 2 years, इमोरल लाइफ सॉरी। उससे पता चलता है कि उसे एक इमोरल लाइफ जीने पर मजबूर किया गया। इमोरल मतलब प्रोस्टिट्यूशन उससे कराया गया, या उसको जो है गलत सलत काम करने पर आमादा किया गया। वह निवास इन प्रिजन, जब वो जेल में था। द पुलिस कम टू टेक फॉल्टर बैक टू प्रिजन बिकॉज ऑफ हिज फेल्योर टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज। पुलिस जो है फिर से आ जाती है फॉल्टर को पकड़ने के लिए। पुलिस ये जब मिल रहा होता है इनके ऑफिस में, रूथ भी वही थी, कोक्सन इनको कहता है कि ठीक है मिल लो किसी तरह से। अथॉरिटीज, ही थ्रोज हिमसेल्फ डाउन द स्टेयर्स, यही होगा पूरा भाई, ठीक है, ई बना लीजिएगा यहाँ पे, उसमें पीडीएफ में भी। वो जो है अपने आप को फेंक देता है सीढ़ियों से नीचे, गिर पड़ता है, ब्रेक इज नेक, गर्दन टूट जाती है। ही डाइज, वो मर जाता है। ये है ट्रेजिडी। और ऐसी ट्रेजिडी की पूरा प्ले आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको फील होगा वो। कॉक्सन सेज नो वन विल टच हिम नाउ, अब उसे कोई नहीं छू सकता, नेवर अगेन, कभी नहीं, कोई भी नहीं। ही सेफ विथ जेंटल जीसस, और वो जीसस के साथ में बिल्कुल सुरक्षित है। एंडिंग भी दिल को छूने वाली है इसकी, ठीक है भाई। तो ये प्ले की कहानी थी छोटी सी, जो हमने कोशिश करी आपको समराइज करके बताई, और ये इसके कैरेक्टर है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इनके क्वेश्चन और आंसर की। चलिए भाई, हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ में। ये देखिए, वो पीडीएफ और ये पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम में मिलेंगी, ठीक है भाई। तो अपन ने कहानी समझ ली, बहुत दुख देने वाली और रुला देने वाली कहानी है। और ये जो डायलॉग है कॉक्सन का कि नो वन टच हिम नाउ, नेवर अगेन, अब उसे कोई नहीं छू पाएगा, कभी भी नहीं। ही इज सेफ विथ जेंटल जीसस, कि वो जीसस के साथ अब सेफ है। ये भी जो है बड़ी मार्मिक लाइन है। चलिए, क्वेश्चन है पहला हमारा, हाउ डज गाल्सवर्दी यूज ड्रामा टू हाईलाइट सोशल प्रॉब्लम्स। ये इसी के लिए फेमस ही थे, प्रॉब्लम प्लेज ही लिखे इन्होंने।
जो भी प्लेस होते थे इनके, कोई ना कोई उसमें आपको उस समय की सोसाइटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलेगी, और यही काम ही है कलम का। चलिए, अच्छा, किस तरह से ड्रामा को यूज़ किया है सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए, तो चलिए देखते हैं। जॉन गाल्सवर्दी वाज अ सोशल ड्रामाटिस्ट, एक सामाजिक ड्रामाटिस्ट थे, हु जो यूज्ड द स्टेज, स्टेज का यूज़ करते थे एज अ मिरर टू सोसाइटी, सोसाइटी को आईना दिखाने के लिए। हिज प्लेज आर नॉट मेयर एंटरटेनमेंट, उनके प्लेस खाली मनोरंजन से भरे नहीं होते थे, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, वो सोशल क्रिटिसिज्म के इंस्ट्रूमेंट भी होते थे उनके लिए। वो बताते थे सोसाइटी को कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या खोखलापन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन द सिल्वर बॉक्स, अपने वर्क सिल्वर बॉक्स में जो 1906 में आया था, ये इनका पहला वर्क है जिसने इनको फेम दिलाई थी, ये ध्यान रखिएगा। ही एक्सपोजेज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, वो डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस को एक्सपोज करते हैं बिटवीन रिच एंड द पुअर, गरीब और अमीर के बीच में। वेन, जब ए वेल्दी मैन कमिट्स अ क्राइम, वो अपराध करता है तो सोसाइटी एक्सक्यूज हिज, उसे माफ़ कर देती है, बट लेकिन जब एक पुअर मैन क्या करता है, कोई गुनाह करता है तो उसे हार्शली पनिश्ड, उसे बड़ी बुरी तरह से पनिश किया जाता है। दिस शोज गाल्सवर्दीज कंसर्न फॉर सोशल इनइक्वालिटी, ये जॉन गाल्सवर्दी को चिंता में डालती है ये बात, और ये बात जो है दिखाती है कि गाल्सवर्दी को कितनी कंसर्न, चिंता है फॉर सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता को लेकर के। आगे देखेंगे इनजस्टिस, जिसको अभी अपन ने डिस्कस किया है, जो हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। ही टर्न्स हिज अटेंशन टू क्रुएल्टी ऑफ प्रिजन सिस्टम, वो अपना ध्यान ले जाते हैं किधर, क्रुएल्टी ऑफ प्रिजन सिस्टम, प्रिजन सिस्टम की क्रुएल्टी, निर्दयता की तरफ। द स्टोरी ऑफ फॉल्डर, फॉल्डर की कहानी, जो कि एक यंग क्लर्क है, ड्राइवन टू फॉर्जरी, जो मजबूर हो जाता है फॉर्जरी करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए, रिवील्स द हार्शनेस ऑफ लॉ, वो कानून की हार्शनेस को दिखाता है, विदाउट ह्यूमैनिटी, जिसमें मानवता ही नहीं है। द फेमस लाइन फ्रॉम द जज, फेमस लाइन क्या है देखिए, द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, कानून को अपने रास्ते पर चलना चाहिए। सिम्बलाइजेज, ये सिम्बलाइज करता है कि द ब्लाइंड रिजिडिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि किस तरह से ये कानूनी जो, या कहिए कि जो न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, वो किस तरह से रिजिड हो चुके हैं, ब्लाइंडली, पूरी तरह से। आफ्टर द प्ले वॉज स्टेज, ये जब प्ले स्टेज किया गया, इट इवन इंस्पायर्ड प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड, इसने इंग्लैंड में प्रिजन रिफॉर्म्स को जन्म दिया, उसकी वजह से प्रिजन रिफॉर्म हुए। प्रूविंग द इम्पैक्ट ऑफ हिज आर्ट, और ये उनके कला के, उनके आर्ट के इम्पैक्ट को दिखाता है सोसाइटी पर, लोगों पर। आगे देखेंगे गाल्सवर्दी से स्ट्राइफ, और गाल्सवर्दी का जो वर्क है स्ट्राइफ, जो कि 1909 में आया था, ऑल्सो पोर्ट्रेज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये भी एक कन्फ्लिक्ट को पोर्ट्रे करता है। वो कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, जहाँ पर रॉबर्ट्स एक जो है दिखाया गया है, मजदूरों का लीडर जो हड़ताल पे चले जाते हैं, और उनका मालिक, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, देखिएगा इसको, गजब प्ले है ये भी इनका। शोइंग बोथ द स्टबर्नेस ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये एम्प्लॉयर्स जो काम देने वाले हैं ना, उनके भी हट को, जिद को दिखाता है, एंड द डेस्परेशन ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स के डेस्परेशन को भी दिखाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग साइड्स, किसी की साइड लेने के बजाय गाल्सवर्दी ने क्या किया, रिवील्स द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने इंडस्ट्रियल संघर्ष की जो कीमत लोग चुकाते हैं ना, उसको इन्होंने दिखाया है। सही है। 10 इस प्रकार से थ्रो नेचुरलिस्टिक स्टाइल, अपनी नेचुरलिस्टिक स्टाइल के ज़रिए, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स के ज़रिए, गाल्सवर्दी ने मेयर द स्टेज को बना दिया है अ फोरम फॉर डिस्कसिंग इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, जैसे जस्टिस, क्लास कन्फ्लिक्ट और ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, यही मेन थीम्स हैं इनकी, जिस पर ये लिखा करते थे। हिज प्लेज रिमाइंड अस, उनके प्ले हमें याद दिलाते हैं कि ड्रामा कैन रिफॉर्म सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी को सुधार भी सकता है, बाय अवेकनिंग सिंपैथी, लोगों में सिंपैथी, दया को, और बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, सद्भावना भी कह सकते हैं, लेकिन वो वर्ड नहीं ध्यान आ रहा है जो एक्चुअल इसकी मीनिंग है। तो करेंगे लोगों में सद्भावना और दया को जगा करके, और अवेयरनेस
और अवेयरनेस जगा करके इन इट्स ऑडियंस, अपनी ऑडियंस में वो सोसाइटी में सुधार ला सकता है। ड्रामा में ये ताकत है, ये पोइट्री में भी यही ताकत है। अब ड्रामा में ताकत ज़्यादा इसलिए है कि लोग उसको सामने सामने स्टेज होता हुआ देखते हैं, उसका और अलग असर होता है। ठीक, तो ये थे हमारे जॉन गाल्सवर्दी कि उन्होंने ड्रामा को कैसे यूज़ किया है, किस लिए, हाईलाइट करने के लिए, किसको, सोशल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, पता चल गया अपन को। कभी वो जेल सिस्टम की बात करते हैं और कभी जस्टिस के, कानून के दोहरे चरित्र की बात करते हैं और कभी संघर्ष की बात करते हैं जो लेबर में और मालिक में होता है। इसके लिए आप स्ट्राइव को ध्यान रखिए, सिल्वर बॉक्स प्ले है उसको ध्यान में रखिए, और ये अपना जस्टिस तो है ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस गाल्सवर्दीज टेक्निक एज अ ड्रामाटिस्ट। एज अ ड्रामाटिस्ट कौन सी गाल्सवर्दी ने टेक्निक्स यूज़ करी हैं उसको हमें बताना है। ठीक है भाई, चलिए इसी में बताया जाए कि अगले वीडियो में। चलिए इसी में बता देते हैं। गाल्सवर्दी वाज अ ड्रामाटिस्ट ऑफ टेक्निकल स्किल। गाल्सवर्दी जो हैं वो एक ड्रामाटिस्ट थे, टेक्निकल स्किल थी जिनमें। नोन फॉर हिज यूज़ ऑफ नेचुरलिस्टिक स्टाइल, और वो अपनी एक प्राकृतिक स्टाइल, अलग ही स्टाइल थी कि जिससे नेचुरली उनके लिए आ रही हो ये निकल के। ही अवॉइडेड, वो अवॉइड करते हैं, क्या अवॉइड करते हैं, मेलो ड्रामा को। एंड इंस्टेड, और इसके बजाय फोकस्ड ऑन द रियल सिचुएशंस, वो रियल सिचुएशन पर फोकस करते हैं, रियल पीपल, और रियल पीपल पर फोकस करते हैं। हिज कैरेक्टर्स, उनके जो कैरेक्टर है, स्पीक इन सिंपल एवरीडे लैंग्वेज, रोज़मर्रा की भाषा में बात करते हैं। मेकिंग द प्लेस एक्सेसिबल टू ऑल, जिससे कि जो प्लेस हैं इनके, ये बात उन प्लेस को एक्सेसिबल बनाती है सभी के लिए, कि सभी पढ़ लें उसको, समझ भी लें। वन ऑफ हिज मेन टेक्निक इज़ इकोनॉमी ऑफ स्टाइल, उनकी सबसे अच्छी जो मेन टेक्निक है ना वो इकोनॉमी ऑफ स्टाइल है उनकी। इन हिज वन एक्ट प्लेस, इकोनॉमी ऑफ स्टाइल मतलब कम लिख करके बहुत बड़ी बातें कह देते थे। सच एज द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द लिटिल मैन, ही यूज्ड ब्रेविटी एंड कंसंट्रेशन। उन्होंने ब्रेविटी मतलब आप इसको समझिए, किसी चीज़ को कम करके बताना, शॉर्ट करके बताना है ना, वो ब्रेविटी हो जाएगी आपकी। एंड कंसंट्रेशन टू कैप्चर, और कंसंट्रेशन दिखाया इन्होंने कैप्चर करने के लिए सिंगल पावरफुल मूवमेंट, एक सिंगल और पावरफुल मूवमेंट को जो पूरे प्ले की धारा को ही बदल देता है। क्रिटिक्स ऑब्जर्व्ड, क्रिटिक्स ने ये भी ऑब्जर्व किया है दैट कि हिज प्लेज आर लाइक अ स्लाइस ऑफ लाइफ, उनके जो प्लेज है ना वो स्लाइस ऑफ लाइफ की तरह है, यानी जीवन के एक पहलू की तरह है। स्लाइस, वैसे आप फल काटिए तो उसमें जो फाँक बनेगी ना उसको अपन स्लाइस कहते हैं, मतलब उसी फल से रिलेटेड है वो। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो उनके प्लेज है ना वो ज़िंदगी के पहलू से, ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। शोइंग वन डोमिनेंट इंसिडेंट और डोमिनेंट कैरेक्टर, दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए, वन डोमिनेंट इंसिडेंट, कोई एक डोमिनेंट इंसिडेंट, कोई घटना, या कोई एक डोमिनेंट कैरेक्टर, व्यक्तित्व। ठीक है, गाल्सवर्दी ऑल्सो मेड इनोवेटिव यूज़ ऑफ स्टेज डायरेक्शंस, और गाल्सवर्दी जो है वो स्टेज डायरेक्शंस का भी बहुत ज़बरदस्त और उसकी साइलेंसेस का भी बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करना जानते थे। इवन अ पॉज इन डायलॉग कैरीज मीनिंग, यहाँ तक कि उनके प्ले के दौरान जब कोई पॉज आता था ना तो वहाँ पर भी कोई ना कोई मतलब छिपा होता था। एंटीसिपेटिंग टेक्निक्स आर लेटर यूज्ड बाय प्ले राइट्स लाइक हेरोल्ड पिंटर, और ये जो एंटीसिपेटिंग टेक्निक्स हैं इनको यूज़ किया गया बाद के आपके प्ले राइट्स के द्वारा, जिनमें हेरोल्ड पिंटर भी हैं, ये भी अपने सिलेबस में इनको भी डिस्कस करेंगे अपन। हिज प्लेज रेयरली डिपेंड ऑन स्पेक्टेकल, वो दृश्यों पर कम निर्भर करते हैं। इंस्टेड, इसके बजाय, द डायलॉग एंड कन्फ्लिक्ट ड्राइव द स्टोरी फॉरवर्ड, जो उसके डायलॉग हैं और जो संघर्ष है वही स्टोरी को आगे लेकर के जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ही ऑफन एक्सपेरिमेंटेड विथ एपिसोडिक स्ट्रक्चर, और वो एपिसोडिक स्ट्रक्चर में अक्सर एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में प्ले को दिखा करके। स्पेशली इन हिज लेटर प्लेज लाइक एस्केप, अपने बाद के प्लेस में, ये आप स्पेशली ध्यान रखिए कि स्पेशली जो ये एपिसोडिक स्ट्रक्चर है ना इन बाद के प्लेस में अपने इस्तेमाल किया है। वेयर शॉर्ट सिनेमैटिक सीन्स है, जहाँ पर शॉर्ट और सिनेमैटिक सीन्स आर लिंक्ड, जोड़ दिए जाते थे टुगेदर, एक साथ। दिस टेक्निक वाज मॉडर्न एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्म एडिटिंग, और ये जो टेक्निक है ये फिल्म एडिटिंग से भी प्रभावित है और ये आधुनिक भी है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, गाल्सवर्दी बिलीव करते थे दैट कि द ड्रामा शुड सर्व ट्रुथ, ड्रामा को सच्चाई दिखानी चाहिए। इन हिज एसेज, अपने एसे में, सम प्लेटिट्यूड्स कंसर्निंग द ड्रामा ही रोट, वो लिखते हैं क्या, द प्ले राइट मस्ट शो लाइफ, प्ले राइट को लाइफ को दिखाना चाहिए, उसकी उलझनों को, उसकी परेशानियों को, उसके इश्यूज़ को दिखाना चाहिए। स्ट्रिप्ड आउट ऑफ इल्यूज़न, इल्यूज़न मतलब भ्रम से निकल करके, ये सब भ्रामक ना बताया जाए कि बस कहानियाँ चल रही हैं कहीं जो है पुराने राजा महाराजा। आप किसी का एग्जाम्पल अगर देना हो तो आप, बहुत सारे ड्रामाटिस्ट हैं जो फर्जी की थीम्स पर लिखा करते थे बस लोगों के मनोरंजन के लिए और अपना नाम पैदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन उसके उलट इन्होंने जॉन जॉन गाल्सवर्दी ने क्या किया कि इन्होंने रियल लाइफ को दिखाया भ्रम से हट करके, स्ट्रिप्ड ऑफ इल्यूजन, भ्रम से हट करके। दिस प्रिंसिपल गाइडेड हिज आर्ट, और इसी प्रिंसिपल ने उनकी कला को, उनके आर्ट को गाइड भी किया, मार्गदर्शन भी किया है उसका। दस इस प्रकार से हिज ड्रामेटिक टेक्निक, रियलिज्म, ब्रेविटी, नेचुरल डायलॉग एंड फोकस ऑन सोशल ट्रुथ एस्टेब्लिश्ड हिम। इस तरह से जो उनकी ड्रामेटिक टेक्निक है ना, जिसमें रियलिज्म है, ब्रेविटी है, नेचुरल डायलॉग है एंड फोकस ऑन सोशल ट्रुथ, ये सबसे बड़ी बात है, इस्टेब्लिश्ड हिम एज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राफ्ट्समैन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, वो इनको बनाती है क्या, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राफ्ट्समैन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के सबसे अच्छे क्राफ्ट्समैन या ड्रामाटिस्ट के रूप में। ज़बरदस्त थीम है भाई, हर कोई हिम्मत भी नहीं करता है और हर कोई चाहता भी नहीं कि कमज़ोर वर्ग की या कमज़ोर लोगों की आवाज़ जो है जाए कहीं, वो तो सोचते हैं कि और दबे कुचले ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं अपन। अगले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। इसमें करीब देखिए, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां, आठवां, करीब इसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अभी अपन ने दो तो डिस्कस ही कर लिए हैं, अब अपन अगले सेशन में तीसरे से डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, पीडीएफ को पढ़िएगा अच्छे से और फिर इस लेक्चर को देखिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल खुल के आ जाएंगी। ठीक है भाई, अगले सेशन में हम थोड़ा सा गाल्सवर्दी की लाइफ को भी डिस्कस कर लेंगे। वो यह कहिए कि दिमाग में नहीं आई बात तो अपन उसको छोड़ ही गए। चलिए कोई नहीं, अगले सेशन में उसको निपटा लेंगे। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा सा ग्रो होने दीजिए चैनल को, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस और हिम्मत हमारी भी बनी रहे कि आपके पूरे सिलेबस को ऐसे ही बढ़िया से कंप्लीट करा दें। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।